तो बच्चों लास्ट वन पे हम लोगों ने कन्वेक्शन एंड कंडक्शन करंट डेंसिटी की बात करी थी। उसके बाद हमने देखा था कि हमने मटेरियल को ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, एक मेरा कंडक्टर और दूसरा मेरा जो सेमीकंडक्टर था या इंसुलेटर था उसको मैंने डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। अब डाइलेक्ट्रिक में रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं डाइलेक्ट्रिक की, क्या उसके अंदर कोई करंट प्रोपेगेट हो सकती है, क्या कोई फ्री चार्ज अवेलेबल है उसके अंदर, या क्या कोई टाइप का चार्ज अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर ना होने के बाद भी कुछ रेजिस्टेंस के साथ कंडक्शन में हेल्प कर सके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सके। और जब हम ये डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि कंडक्टर से हम लोगों ने देखा था कि अगर आइडियल कंडक्टर है तो उसके लिए कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है, और अगर आइडियल नहीं है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है। ऐसे ही अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और अगर नहीं है तो वो कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से एक कैपेसिटेंस शो करेगा। ठीक है, तो उस कैपेसिटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, उस कैपेसिटिव इफेक्ट को चेक करने के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल बोल सकते हो, इंसुलेटर बोल सकते हो, या अदर देन कंडक्टर जो भी मटेरियल है वो एक डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो उसकी परमिटिविटी है, जैसे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी होती है। उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, एंड दैट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर, where epsilon r is the relative permittivity and epsilon naught is the permittivity of the free space, है ना, permittivity of the free space। तो बेसिकली है क्या? फ्री स्पेस में हम मानते हैं कि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कंडक्टर्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस से डिनोट करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे इसका। हमने देखा था कि हम डाइपोल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और डाइपोल के अंदर हम क्या बोल रहे थे कि डाइपोल के अंदर हमने बोला था कि जो डाइपोल का मोमेंट है दैट इज इक्वल्स टू q टाइम्स d। d is the distance vector and p is the dipole moment. q is the bound charge, the charge, and that q is plus q and minus q separated by a small distance d, that will be creating a dipole, right? अब है क्या, मेरे पास कई सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, और हर मटेरियल में ख़ास तौर से मैं बात करूं अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में मेरे पास दो टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं, एक फ्री चार्ज और एक बाउंड चार्ज। जो बाउंड चार्ज हैं वो बेसिकली क्या होता है, बाउंड चार्जेस बेसिकली नॉर्मली वो आप कह सकते हो कि एक कुछ बहुत कम डिस्टेंस के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, माइनस और प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि दे आर नॉट सेपरेटेड, बट अंडर द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ तो ये बाउंड चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उनका, वो डिस्प्लेसमेंट सपोज मैं बोल दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E,
in the presence of electric field की, they are separated by small distance. ठीक है, तो उस स्मॉल डिस्टेंस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट शो करेंगे. देखो ध्यान से, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज है ना, ये अभी नॉर्मल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेटेड नहीं है, बाउंड चार्ज है, लेकिन ये विदाउट या विदाउट एनी प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नहीं है. लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है, तो ये बाउंड चार्ज क्या हुआ, बाउंड चार्ज दैट मीन्स दे आर बाउंडेड बाय सम फोर्स, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड मोर देन अ डिस्टेंस डी. ठीक है, वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ सेपरेट हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, और वो सेपरेट हो गए कुछ ऐसे, सपोज ये और है ना, ये माइनस हो गया या प्लस हो गया, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, जो भी आपको मन करे आप मान सकते हो. दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी. ठीक है, अब है क्या, देखो जब भी मैं ये बोलता हूं कि अगर मेरे पास एक बाउंड चार्ज है, इसका मतलब वो चार्ज तो है ना, लॉजिकली वो आइडियली एक पोजीशन पर रखा हुआ था, चार्ज मूव नहीं कर रहे थे, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, उसने क्या हुआ, उसके बीच में कुछ सेपरेशन हुआ. जब सेपरेशन हुआ तो हम ये बोलते हैं कि अगर एक फिक्स सपोज डाइलेक्ट्रिक की सरफेस थी, है ना, तो ऑब्वियसली उसके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कई सारी लेयर्स में हमारे पास एटम्स अवेलेबल होंगे, है ना, और अगर वो एटम में देखूं तो ऑटोमेटिकली एक रेफरेंस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ, मतलब कुछ ये एटम्स, कुछ ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, यानी उस सरफेस से लॉजिकली इस सरफेस से वो मूव करेंगे आधा इधर और आधा इधर, अगर इस सरफेस पर कोई बाउंड चार्ज प्रेजेंट है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड चार्ज के प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बाउंड चार्ज का कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ. और अगर मैं एक सरफेस की बात करूं, सपोज ये मेरी सरफेस है, टॉप मोस्ट सरफेस है, तो उस टॉप मोस्ट सरफेस पर जो बाउंड चार्जेस थे वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड हुए, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव वाला नीचे, या नेगेटिव वाला ऊपर पॉजिटिव वाला नीचे, डिपेंडिंग ऑन इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है या इधर की तरफ. ठीक है, अब अगर मैं इस आइडेंटिटी को देखूं तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे चार्जेस मूव करते हैं, है ना, चार्जेस वेलोसिटी v से मूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आता है, या चार्ज एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जाते हैं, बेसिकली चार्ज मूव करते हैं, तो मेरा फ्लक्स क्रिएट होता है. और अगर फ्लक्स क्रिएट होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि उस फ्लक्स के क्रिएट होने का रीज़न क्या है, चार्ज एनक्लोज चार्ज. अब यहाँ पर फ्री चार्ज तो है नहीं डाइलेक्ट्रिक के केस में, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में जो Q एनक्लोज है वो मेरा कितना है, दैट इज इक्वल्स टू दी बाउंड चार्ज. बाउंड चार्ज मतलब जो मेरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है ना. तो उस बाउंड चार्ज की वैल्यू को निकालने के लिए, है ना, मैं यहाँ पर दोबारा गॉस लॉ लगा सकता हूँ. तो अगर मैं बाउंड चार्ज को रिप्रेजेंट करूँ QB से, एनक्लोज्ड बाउंड चार्ज QB, देन it can be equal to closed surface integration of a vector dot ds. Now ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को बोलते हैं पोलराइजेशन, दैट इज कैपिटल P, and capital P denotes the polarization in the dielectric, and that is only and only due to the bound charges. ठीक है, और इस पोलराइजेशन को हम लिखते हैं एक वेक्टर की फॉर्म में. ये वेक्टर होता है ना, और हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होता है. ठीक, तो अगर मैं लॉजिकली देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट ds, और इस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट ds को अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करूं तो ऑटोमेटिकली आई कैन इक्वेट इट विद द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्ज, रो BC बाउंड चार्ज डेंसिटी, है ना, इनटू dV लिख सकता हूं ना. एंड दैट रो BC इज व्हाट, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्जेस. ठीक है, और इसको
अगर मैं इसको यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दूं तो ये हो जाएगा डेल डॉट पी डी वी विद अ वॉल्यूम इंटीग्रल ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डेल डॉट पी, सॉरी इट्स नॉट डी इट्स पी, डेल डॉट पी, ठीक है, डेल डॉट पी इक्वल्स टू रो बी सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्ज। अगर मैं पोलराइजेशन का डाइवर्जेंस निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बाउंड चार्जेस आर कंसिडर्ड टू बी द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं एक नेगेटिव साइन लगा करके चलता हूँ, ठीक है। तो डेल डॉट पी इज बेसिकली माइनस ऑफ रो, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं तो टोटल चार्ज मुझे पता है कि टोटल चार्ज, उसमें फ्री चार्ज तो है नहीं, बाउंड चार्ज है, तो जितना ऊपर गया उतना नीचे गया, उस पूरी सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हुआ, 0 हो गया, है ना। तो टोटल चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए वी कैन इजीली इक्वेट दैट टोटल चार्ज डेंसिटी यानी रो टी किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, हाँ या ना, होनी चाहिए या नहीं, बोलो बच्चों, आवाज आ रही है, हाँ, है ना। Yes, और ये लॉजिकली किसके इक्वल होता है, दैट टोटल चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेल डॉट डी, है ना, डेल डॉट डी, ठीक। तो डेल डॉट डी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये डेल डॉट डी जो वेक्टर है वो हो गया मेरा किसके इक्वल, डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, लिख सकते हैं ना ऐसा, हाँ है ना, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर yes, अगर मैं इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहूँ, क्योंकि ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता है ना, ये मैंने अभी निकाला, अगर मुझे इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, ये माइनस, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये माइनस कर दूंगा, है ना, माइनस कर दूंगा, और माइनस करके ये आ जाएगा रो बी, ठीक है, और ये मेरा किसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू रो वी, द वॉल्यूम चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये क्या है, दैट इज इक्वल टू डेल डॉट पी, ठीक है ना, डेल डॉट पी, तो ये हो जाएगा डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई माइनस डेल डॉट, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू रो वी। ये जो मैंने माइनस साइन दिखाया है, ये दिखाया है कि टोटल उस सरफेस से, अगर ये सरफेस पर मेरा बाउंड चार्ज प्रेजेंट है, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, दैट मीन्स उस बाउंड चार्ज की वजह से मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज का वो नेगेटिव हुआ, दैट नेगेटिव साइन शोज दैट। तो ये नेगेटिव मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगा, कभी आप सोचो कि माइनस रो बी सी की वैल्यू तो होनी चाहिए डेल डॉट पी, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस नहीं हटाया है, ये इसलिए नहीं हटाया मैंने क्योंकि ये नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द नेट डिक्रीमेंट ऑफ द बाउंड चार्ज एट सरफेस, जिस सरफेस पर मैं निकाल रहा हूँ उस सरफेस पर नेट डिक्रीमेंट हो रहा है बाउंड चार्जेस का, ठीक है, नेट डिक्रीमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस, तो उसकी वजह से मेरा ये नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट नेगेटिव साइन शोज द नेगेटिव डिक्रीमेंट। नाउ अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो डेल डॉट कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, सॉरी माइनस पी, एक्स माइनस पी, है ना, मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर ले लिया, और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया रो वी के। मुझे पता है रो वी डी वी
वॉल्यूम अगर इंटीग्रेशन कर दूं, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है डेल डॉट डी के बराबर, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दूंगा? इसकी जगह लिखूंगा सीधे सीधे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जगह क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली टोटल है ना, टोटल फ्री चार्ज की वजह से है। बाउंड चार्जेस की वजह से हमारा केवल और केवल पोलराइजेशन होगा, और मेरा फ्री चार्ज की वजह से, यानी जो केवल कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से मेरा होगा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वजह से, ठीक है। तो जो मेरा ये आ रहा है डेल, ये जो मैंने लिखा है डेल ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई, है ना, डेल डॉट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई, ये बेसिकली क्या है? ये मेरा इसकी वजह से है ना। ये आप इस रिलेशंस को देख करके कंफ्यूज मत होना कि डेल डॉट ई इक्वल टू, सर ने अभी यहाँ ये लिखा और उसके बाद यहाँ भी डेल डॉट डी ही लिख रहे हैं, है ना। मैं इसको क्या लिख दूंगा? मैं इसको लिख दूंगा डेल डॉट डी। दोनों तरफ इसको और इसको कंपेयर करो आप, तो आप देख सकते हो इधर भी डाइवर्जेंस है और इधर भी डाइवर्जेंस है। किसका? इधर है इसका और इधर है केवल इसका, है ना। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E माइनस P, ठीक है बच्चों, ठीक है। यस सर। अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज, यहां पर मैंने नेट डिक्रीमेंट दिया है, अगर मैं नेट चेंज देखूं और नेट चेंज लेकर के अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, ठीक है, अगर मैं नेट चेंज देखूं, डिक्रीमेंट मतलब नेगेटिव, है ना, अगर मैं नेट चेंज देख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं नेगेटिव नहीं, नेगेटिव दैट मीन्स डिक्रीमेंट। अगर नेगेटिव नहीं है, अगर वो केवल चेंज है, नेट चेंज कितना हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये मेरा पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस विल बी पॉजिटिव, एंड व्हेन दिस इज पॉजिटिव दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, और अगर यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। दैट इज एप्लीकेबल व्हेन द चेंज इन द चार्ज, चेंज इन द बाउंड चार्ज, नेट चेंज इन द बाउंड चार्ज एट द सरफेस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने रिलेशन यूज करी थी PT, इस PT में मैंने लिया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज जो मेरी क्या कह सकते हैं, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। कौन कौन से? वो चार्ज हो जाएंगे मेरे, एक तो फ्री चार्ज, है ना, और एक होगा मेरा बाउंड चार्ज। अब अगर मैं फ्री चार्ज की बात करता हूं और बाउंड चार्ज की बात करता हूं, तो टोटल मिलाकर के ये मेरा ये टोटल चार्ज हो जाएगा। अब आप जरा मुझे ये बताओ, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके अंदर केवल और केवल क्या होंगे? फ्री चार्जेस होंगे, है ना। अगर केवल और केवल डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर क्या होंगे? बाउंड चार्जेस होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लिखा है, आइडियल डाइलेक्ट्रिक नहीं लिखा है। तो जब मैं आइडियल डाइलेक्ट्रिक नहीं लिख रहा, इसका मतलब देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर बाउंड चार्जेस भी हों और फ्री चार्जेस भी हों। और अगर ऐसा होता है तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज, ठीक है। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। रो वी लिया है, ये केवल और केवल फ्री चार्ज की वजह से है। रो बी सी जो लिया है मैंने, ये केवल और केवल बाउंड चार्ज की वजह से है, ठीक है। और ये जो था रो टी लिख लो इसको, है ना, रो टी लिख लो इसको, दैट इज व्हाट? द टोटल चार्ज डेंसिटी। सॉरी, ये टोटल चार्ज डेंसिटी वाला है, दिस इज नॉट रो टी, ठीक है, दिस इज रो टी, दिस इज द टोटल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है क्या, आपको BC गिवन है ना,
आपको रो टी पता है कि ये केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मुझे डिराइव करना है बेसिकली। तो रो वी अगर मुझे निकालना हो केवल और केवल फ्री चार्ज की वजह से, तो उस फ्री चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, दैट रो वी इज वी हैव कैलकुलेटेड दैट डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस टी। ये मेरी फ्री चार्ज की वजह से होगी, ये मेरे टोटल चार्ज की वजह से होगी, एंड दिस इज ड्यू टू दी पोलराइजेशन ओनली। नाउ अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस पोलराइजेशन को मैं मैथमेटिकली रिलेट कर सकता हूं चाई ई, ठीक है, दिस इज सिमिलर टू एक्स, थोड़ा एक्स को डिफरेंट स्टाइलिश फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, दिस इज नोन एज चाई, ठीक है, ई चाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है चाई ई, एंड एप्सिलॉन नॉट बिकॉज उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी कितनी है जिसकी वजह से पोलराइजेशन में निकालना चाह रहा हूं, और पोलराइजेशन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस तो जरूरी है ही। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू होती है D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चाई ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। और अगर मैं रिलेटिव परमिटिविटी की बात करूं तो एप्सिलॉन R की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 प्लस चाई ई, दैट इज दैट चाई इज, यहाँ पर लिख लेते हैं हम एक्स ई, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर आपको एप्सिलॉन आर पता है दैट मीन्स यू कैन नो द वैल्यू ऑफ द चाई ई दैट इज ससेप्टिबिलिटी, या अगर आपको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन पता है तो ऑटोमेटिकली आपको एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, तो आप एप्सिलॉन आर निकाल सकते हो और चाई ई निकाल सकते हो। अगर आपको चाई ई पता है then also you can calculate the value of epsilon r or epsilon. So overall we can say that this relation can also be written as d is equals to epsilon times e, ठीक है, d is equals to epsilon times e, where this epsilon is equals to कितना, where this epsilon is equals to what, this epsilon is equals to epsilon r times epsilon नॉट, और epsilon r और epsilon नॉट के बीच में रिलेशन कितनी है वो आपको इस वैल्यू से गिवन है। तो ऑलरेडी अगर आप p की वैल्यू रख दोगे चाई e epsilon नॉट e, है ना, कर लेते हैं इसको सॉल्व। अगर मैं d इज इक्वल्स टू epsilon नॉट e ऐसी रहने देता हूँ प्लस p की जगह रख दो आप चाई e epsilon नॉट और e, है ना, तो आपने यहाँ पर e कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका बचा एप्सिलॉन नॉट प्लस चाई ई एप्सिलॉन नॉट, है ना, आपने एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया, तो ये बचा e 1 प्लस चाई ई, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन टाइम्स e, क्योंकि दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस चाई, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट यू कैन राइट इट एज एप्सिलॉन, तो ये वाली वैल्यू आपने ये वाली वैल्यू, है ना, ये आपने सीधे सीधे यहाँ रख दी, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, यानी ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये दो एक्सप्रेशन याद रखने हैं, ये और ये, ठीक, आपको ये पूरा डेरिवेशन समझने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि कभी भी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कैसे रिलेटेड है, रिलेटिव परमिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी कैसे रिलेटेड है ना, ये सारे एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ऑलरेडी, ठीक। अब इसके बेसिस पे
वी क्लासिफाई टू डिफरेंट टर्म्स। पहली टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैथमेटिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करता हूं मैं, दैट मींस आई एम टॉकिंग टू दी रिलेटिव परमिटिविटी। डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और ये क्या होता है? एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिलेटिव टू दी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना। अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम is basically the permittivity of the medium to the ratio of permittivity of the free space। ठीक है, ठीक। अब एक दूसरी चीज जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी छोटे क्वेश्चंस के टाइम उसमें पूछा जाता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो, अगर कोई भी चीज है तो उसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर है ना। एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, उसके ऊपर अगर आप कोई चीज दोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ना, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये 230 वोल्ट 240 वोल्ट तक 250 वोल्ट तक चल जाएगा। उसके ऊपर अगर आप वोल्टेज दोगे तो इट मे डैमेज। तो ऐसे ही मेरी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है। अगर मैं एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो होगा क्या? वहाँ पर बाउंड चार्जेस प्रेजेंट हैं। बाउंड चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से वो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से बाउंड चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, है ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हट रही है तो वो दोबारा अपनी नेचुरल पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लगाई थी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने कंपैरेटिवली ज़्यादा लगा दी, मतलब एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो अगर मैंने एक ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये जो बाउंड चार्ज सेपरेट हुए थे कुछ डिस्टेंस अपार्ट, वो इस फॉर्म में, अपनी पुरानी फॉर्म में वापस ना आ पाए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस नहीं आ पा रहा। इसका मतलब उसने अपनी मटेरियल की एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो खो दी। ठीक है, तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मटेरियल, वो स्ट्रेंथ है, वो वैल्यू है कि मैं कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता हूं जिससे कि डाइलेक्ट्रिक टॉलरेट कर ले विदाउट एनी चेंज इन दी मटेरियल प्रॉपर्टी या विदाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन ना हो, मतलब ये बाउंड चार्ज ऐसा ना हो कि वो सेपरेट ही रहे, वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पर ना आ पाए। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन अप्लाई, that can be applied, that can be tolerated by what? That can be tolerated by dielectric material, है ना, without the electrical breakdown। breakdown. उस Yes, sir. मटेरियल का इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ना हो, उससे पहले पहले तक जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लगा सकता हूँ, मैक्सिमम ई, दैट कैन बी टॉलरेबल। ठीक है, विदाउट ब्रेकडाउन। विदाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, है ना, और ये अपनी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को इक्वेट क्या कह सकते हैं, एक तरीके से मटेरियल प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सके। अगर ऐसा है देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बच्चों? जल्दी बताओ। यस सर। अब हम Yes, चलते sir. हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये यूजुअली हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम। कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। देखो,
अगर मैं आपसे एक बात करूं वो ये कि मुझे पता है करंट जो है वो क्या होती है, J डॉट ds होती है ना, होती है ना। अगर सपोज मेरे पास एक वायर है करंट का, ठीक है, करंट का वायर है और मैंने सरफेस मानी ये, है ना, ये सरफेस मानी, तो अगर मैं इस सरफेस से निकाल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली करंट पूरी की पूरी आएगी। और ध्यान से देखो ये एक सरफेस है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको एक क्लोज सरफेस बना लूं, इसको क्लोज सरफेस बना लूं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इधर से तो कोई इस करंट पास हो नहीं रही, केवल और केवल इधर से पास हो रही है या इधर से पास हो रही है। मतलब J डॉट ds इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में तो J डॉट ds की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds लगा दूं तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो यही होगी। अगर ये वाली वैल्यू i है तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, i होगी, है ना। इस सरफेस से बाहर निकलने वाली सरफेस करंट को हम बोलते हैं I, या I आउट करंट, दैट इज आउट करंट इज बेसिकली इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds। और लॉजिकली ये क्या होगा, लॉजिकली जो मेरा I है वो क्या होता है, dq बाई dt होता है ना, रेट ऑफ चेंज, हाँ या ना, यस हाँ या सर, ना, जल्दी बोलो, यस सर, होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये जो मेरा टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज इस सरफेस से कितना एनक्लोज है, इस पूरी सरफेस से, नॉट ओनली फ्रॉम द टॉप सरफेस, ये पूरी सरफेस है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना चार्ज है, दैट विल बी द चार्ज एनक्लोज, ठीक है। वो अगर मुझे मिल जाए तो ऑटोमेटिकली मैं उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लूंगा, ठीक है। अगर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो ऑटोमेटिकली चार्ज नेगेटिव होगा, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो वो चार्ज पॉजिटिव होगा। बट चूंकि रेट ऑफ चेंज है, तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज बोलता हूँ तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट से भी मैं उस चार्ज को डिनोट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो करंट इधर की तरफ है ना, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिकली करंट भी इधर की तरफ ही होगी, है ना। ये तो पता है ना आपको, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। ना अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं ध्यान से, तो क्या मैं इसको यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम लिख सकता हूं, डेल डॉट जे टीवी लिख सकता हूं ना बच्चों, यस सर, है ना। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या हो गया, ये हो गया मेरा डेल डॉट जे टीवी। और अगर मैं इस Q को लिखूं, बताओ, इस Q को लिख लिया अगर मैंने d बाई डी टी ऑफ कितना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डी। तो क्या इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूं मैं, देखो ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, है ना। अगर मैं वॉल्यूम इंटीग्रल को बाहर ले लूं और इस d बाई डी टी को ले लूं इंटीग्रेशन के अंदर, तो ऐसा कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम है दैट इज अ फंक्शन ऑफ, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स x y z, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर मैं ये एजम्पशन मान के चलूं कि मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ, है ना, तो मैं इसको ले सकता हूं बाहर, है ना, d बाई डी टी ऑफ कितना, रो वी डी वी, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे डी वी, ठीक है बच्चों। जल्दी बताओ, अब आप ध्यान से देखो, ये dv और ये वॉल्यूम इंटीग्रल क्या बचा, ये बचा डेल डॉट जे इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ
रो वी। Yes, sir. ये बचा ना? Yes, sir. तो इस इक्वेशन को बोलते हैं करंट कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि अगर मैं ये जो चार्ज देखता हूं, चार्ज के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अगर मैं फॉलो करूं, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो मैंने वॉल्यूम माना, ये वाला जो मैंने वॉल्यूम माना था, यहाँ से लेके पूरा ये, ठीक है, ये पूरा जो वॉल्यूम मैंने माना था, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो चार्ज कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जब चार्ज बाहर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली देयर शुड बी द चार्ज दैट इज कमिंग इनटू द वॉल्यूम ऑल्सो। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कमिंग आउट चार्ज, यानी जो चार्ज मेरा बाहर आ रहा है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू द नेट आउटवर्ड करंट फ्लो, दैट इज आई आउट। यानी अगर मैं उस करंट को निकालूं तो वो क्या होगा? वो होगा नेट आउटवर्ड, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लो। तो अगर मैं एक सरफेस से, अगर ये पूरी मेरी एनक्लोज सरफेस है, ये वाली पूरी है ना, ये पूरा जो सिलेंडर मैंने बनाया है ये पूरा एनक्लोज सरफेस है ना, और अगर मैं सपोज ये ना बोलूं कि आपको कोई चार्ज इनपुट मिल रहा है, इसका मतलब अगर इसके अंदर कोई चार्ज था, है ना, अगर इसके अंदर कोई चार्ज था, इसका मतलब अगर वो चार्ज बाहर आ रहा है तो इसके इस पूरी क्लोज सरफेस के अंदर जो मेरा चार्ज है वो तो कम हो रहा है ना भाई। अगर मेरे पास एक छोटा सा ये है ना, एक रूम है, एक रूम के अंदर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप अपने आप को चार्ज एज्यूम कर लो। मैंने गेट खोल दिया और मैंने कहा गेट खोल करके कि आप एक एक करके निकलते रहो, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब आप चार्ज हो, चार्ज मतलब करंट फ्लो हो रही है, लेकिन अगर करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब एक एक जो चार्ज है वो भी तो कम हो रहे हैं, द चार्ज इज डिक्रीजिंग। और डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज को मैं डिनोट करता हूं यहां पर किससे? एक नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां पर मैं माइनस शो करूंगा बिकॉज रेट ऑफ चेंज है या रेट ऑफ डिक्रीमेंट है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था पोलराइजेशन में, वही सेम चीज मैं यहां पर करूंगा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय अ नेगेटिव साइन, ठीक है। और इस नेगेटिव साइन की वजह से यहां पर आ जाएगा माइनस रो वी डी वी, दैट मीन्स माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ दिस, यानी माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा। बच्चों क्लियर हो गया या नहीं? ये नेगेटिव साइन मुझे क्या शो करता है? दिस नेगेटिव The साइन शोज दैट decreasing charge. net decrement of the charge, net decrement of the charge present in closed surface या वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। Yes, sir. क्लोज सरफेस या वॉल्यूम के अंदर जो भी चार्ज है, धीरे धीरे जब वो बाहर निकल रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज का डिक्रीमेंट होता जा रहा है ना। एक चीज और, जब मैं कभी भी मैथमेटिकली ऐसा करता हूं कि मैंने यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मैं इस टर्म को, इस वाली टर्म को, है ना, अंदर लेकर के गया, जब मैं अंदर लेकर के गया तो लॉजिकली ये जो मेरा डेरिवेटिव था ना, दैट इज कंप्लीट डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव अब मैं यहाँ पर ऐसे ना लिखने के बजाय मैं लिखता हूँ हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये मेरा पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो केवल और केवल टाइम का के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा था, लेकिन जब वॉल्यूम के अंदर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना। देयर क्या बोल सकते हैं उसको, दोनों ऑपोजिट है। एक इंटीग्रेट करता है, एक डिफरेंशिएट करता है, एक अलग अलग करता है, एक एड अप करता जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मैं इस डी बाई डी टी को वॉल्यूम के अंदर ले जाऊंगा, तो मैथमेटिकल फॉर्मूले आइडेंटिटी यूज करके मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसको पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो दिस डेल डॉट जे इज नॉट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ रो वी। इसका बस मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है और कुछ नहीं है, बाकी कहीं भी चेंज नहीं होगा कभी। आप सोचो चेंज है, ठीक है, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम।
but the only thing that change is the presentation, that is del dot j is not equal to d by dt, it is equals to del over del t of rho v with a negative sign. ठीक है, क्या मतलब Yes. है कि मैं केवल और केवल टाइम के रेस्पेक्ट में ही पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम ओनली। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, इट इज ओनली एंड ओनली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ अब आप जरा मुझे ये बताओ कि अगर हम ये देखें कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ये बोल सकता हूं कि जितना वॉल्यूम से चार्ज निकल रहा है उतना ही वॉल्यूम से चार्ज अंदर आ रहा होगा, है ना। मैंने अभी आपको इस वाले फिगर में बताया भी कि नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ चार्ज जो मैंने लगाया था वो नेगेटिव साइन था, लेकिन अगर करंट फ्लो हो रही है और सर्किट अगर कंप्लीट है, इसका मतलब करंट की वैल्यू, जितनी करंट फ्लो हो रही है उतनी ही करंट अंदर भी आ रही होगी, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो करंट फ्लो होगी। अब अगर करंट अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या है? द चार्जेस आर एंटरिंग इनटू द सरफेस। जितना चार्ज वॉल्यूम से लीव कर रहा है उतना ही चार्ज वॉल्यूम के अंदर आ भी रहा होगा। Yes, और ऐसे sir. केस में क्या है, अगर मैं कांस्टेंट रेफरेंस सरफेस मानूं, ये सरफेस मानूं, तो जितना चार्ज मेरा बाहर इस सरफेस के उधर जा रहा है उतना ही चार्ज मेरा इस सरफेस के अंदर भी आ रहा होगा, मतलब नेट क्रॉस विल बी जीरो। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। और अगर ऐसा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम दैट रो वी is not a function of time, यानी del rho v over del t is equals to 0, no accumulation of charge। भाई अगर मैं बोलूं मेरे एक करंट में करंट, एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, उस वायर के क्रॉस मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली, एक सरफेस से मैं करंट की वैल्यू चेक कर रहा हूं, ऊपर वाली सरफेस से जितनी करंट निकल रही है बाहर वो मेरी करंट है उस सरफेस से आउटगोइंग। ठीक है, अब सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है मतलब जितनी करंट बाहर जा रही है उतनी करंट अंदर भी आ रही होगी। अगर मैं बाहर जाने के लिए बोलता हूँ कि उतना चार्ज मेरा लीव आउट हो रहा है, इसका मतलब अगर करंट अंदर आ रही है इसका मतलब वो चार्ज उतना अंदर भी आ रहा होगा। अगर मैं एक कांस्टेंट रेफरेंस सरफेस मानूं तो उस कांस्टेंट रेफरेंस सरफेस पे क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जितना चार्ज उस सरफेस से बाहर जा रहा है उतना ही चार्ज उस सरफेस से अंदर भी आ रहा होगा, है ना। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दैट डेल डॉट जे, ये जो वैल्यू है डेल डॉट जे इज लॉजिकली माइनस ऑफ दिस, और ये वाली वैल्यू मैंने जीरो कर दी, यानी डेल डॉट जे मेरा कितना हो गया? जीरो हो गया, 0. है ना, हो गया या नहीं? Yes, sir. अब अगर ऐसा है दैट मीन्स ये तो गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो हमेशा के लिए हो गया, जितना चार्ज बाहर आएगा उतना ही चार्ज अंदर जाएगा, इसका मतलब डेल डॉट जे इज ऑलवेज जीरो, डेल डॉट जे इज ऑलवेज जीरो। अब जे जो है वो कितना होता है? जे इक्वल्स टू है सिग्मा ई, Sigma E. सिग्मा ई, है ना। और अगर मैं लिखूं डेल डॉट जे, दैट मीन्स डेल डॉट ऑफ सिग्मा ई इक्वल टू जीरो, Yes, sir. है ना। और हम देखते हैं अगर सिग्मा थ्रू आउट, सिग्मा कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी उस मीडियम की कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, डेल डॉट ई, है ना। और मुझे पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं डेल डॉट डी से कंपेयर कर सकता हूं। डेल डॉट डी कितना होता है? रो वी होता है, तो डेल डॉट ई कितना हो जाएगा? रो वी अपॉन एप्सिलॉन, Rho v upon epsilon. है ना। यानी ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी सिग्मा इनटू रो वी अपॉन एप्सिलॉन। तो ये तो जीरो नहीं है, क्योंकि ना तो कंडक्टिविटी जीरो है, ना तो Yes, sir. वॉल्यूम चार्ज जीरो है, मतलब चार्ज जीरो है, ना तो उसकी परमिटिविटी जीरो है। अब अगर ये जीरो नहीं है तो फिर ये दोनों इक्वेशन जीरो कैसे होंगी? ये जीरो होंगी यूजिंग रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, हम चलते हैं। Yes, sir. मैंने अभी आपको बोला
कि डेल डॉट जे इक्वल्स टू कितना था, माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, यस सर। ठीक। ये वाली आइडेंटिटी जो है वो मैंने यहाँ लगा दी, डेल डॉट जे इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स रो वी डिवाइड बाई एप्सिलॉन, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। ये वाली आइडेंटिटी अगर मैं इसके एलएचएस में यस सर। तो ये हो जाएगा सिग्मा टाइम्स रो वी अपॉन एप्सिलॉन इक्वल्स टू कितना, माइनस डेल रो वी बाई डेल टी। ठीक है, सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल रो वी बाई डेल टी प्लस सिग्मा टाइम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स रो वी इज इक्वल टू 0। यस सर लिख सकते। अब इस पार्शियल डेरिवेटिव को मैं बना लेता हूं एक कंप्लीट डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि केवल और केवल टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है, तो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू कंप्लीट डेरिवेटिव, दैट इज मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं केवल और केवल किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन टाइम्स रो वी इज इक्वल टू 0। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप, तो ये क्या है, ये एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, डी रो वी, अगर मैं इसको इस रो वी को इधर ले जाऊं और इस डी टी को इधर ले जाऊं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, है ना, तो क्या कर देंगे हम, इसको लिख देंगे रो वी इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स डी टी, है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो वी का डिफरेंस क्या इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ln रो वी, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। ये हो जाएगा माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोल देंगे हम सी। ठीक है बच्चों, ये क्या है मेरी, ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कौन सा होता है कि मैंने सारे वेरिएबल एक तरफ ले लिए, दूसरी तरफ के सारे वेरिएबल एक तरफ ले लिए और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मुझे ये मिल गया। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अब मुझे Yes, sir. इस c की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो v इक्वल टू रो v 0 है ना, ये दोनों कंडीशंस लगा दो यहाँ पे, तो आपका c की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, ln रो v 0 इक्वल्स टू 0 प्लस c, है ना। टाइम t इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0 मतलब ये वाली वैल्यू 0 होगी, सी होगी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई ln नेचुरल लॉग ऑफ रो वी 0, कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जितना वॉल्यूम है टाइम t इक्वल टू 0 पर जितने चार्जेस प्रेजेंट है वो, है ना। ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इसके अंदर रख दी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ln रो वी इज इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टी प्लस रो ln रो वी 0, इसको इधर ले गए तो ये क्या आ जाएगा, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा ln रो वी डिवाइड बाई रो वी 0 इक्वल्स टू माइनस का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन टाइम्स टी, और मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया बोथ साइड्स। तो जब एंटी लॉग लूंगा बोथ साइड्स, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम रो वी डिवाइड बाई रो वी नॉट, और इसको लिख लेंगे हम e की पावर माइनस का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन टाइम्स टी, या फिर हम लिख सकते हैं
किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी होगी रो वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टी। ये बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। आज का हम करेंगे कल। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोई नाम नहीं है इसके इक्वेशन का। ये इक्वेशन से हम लोग रिलैक्सेशन टाइम डिराइव करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो मैं समझता हूँ शायद आपका 80 से 90% काम आसान हो गया। समझ में आ गया ना यहाँ तक? यस सर। तो हम यस सर। लेक्चर करते यस हैं सर। end। और आप मुझे फटाफट से